हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। आज है सैटरडे यानी कि शनिवार, और आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग। तो पहले हम नॉन वर्बल करेंगे। अभी काउंटिंग ऑफ फिगर हमने कल अच्छे से समझा। अब हम पहले नॉन वर्बल करेंगे, फिर लॉजिकल, ताकि जो बच्चे पुराने उनका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर बाकी के जो नए बच्चे हैं उनकी मैं प्रॉपर तरीके से वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो आज से आपका स्टार्ट होता है नॉन वर्बल। ये पहली क्लास है। काउंटिंग ऑफ फिगर हम कर चुके हैं। ये नॉन वर्बल के अंदर वाटर इमेज, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर, आकृति जो छिपी हुई होती है उनको पहचानना, या फिर पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम अपने आज के सेशन में करेंगे। सारे नहीं होंगे चैप्टर, 2 या 3 चैप्टर आज कर लेंगे, बाकी के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होंगे। ठीक है, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। अरे थैंक यू सो मच पूछने के लिए। हाँ, मेरी तबीयत बहुत बेहतर है पहले से। ठीक है, वही देखो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि डॉक्टरों का भी ये कहना होता है कि अपने बॉडी में पानी की कमी मत होने दो, है ना, डिहाइड्रेट मत हो। अपने आप को हमेशा हाइड्रेट रखो, पानी पीते रहो। पानी पियोगे, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा भी कहते हैं ना लू लग जाना, तो वो अंदर तक खा जाती है शरीर को। ठीक है, हालांकि अब मेरी तबीयत ठीक है, थैंक यू सो मच। कल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई देख के। चलो मैं शुरू करती हूँ ना, आ जाओ फटाफट से, जल्दी से आओ। कंप्यूटर पढ़ाऊंगी बच्चा, बस थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, मैंने बोला ना जुलाई से पहले पहले मैं स्टार्ट कर दूंगी। आ जाइए, शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो ये इसकी पहली क्लास रहने वाली है। तैयार है सभी लोग? नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी आंखों की परीक्षा होती है, कितनी तेज निगाहें हैं आपकी। या आप अगर बाइक पे हैं और आपका दोस्त आपसे छुपकर गोलगप्पे खा रहा है, तो क्या आपकी नजर उसे पकड़ लेगी पीछे से? ये तो वही है, मुझसे बोल के गया था कि घर जाऊंगा और गोलगप्पे खा रहा है। ठीक है, तो आज नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला पार्ट है। शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ओके जी, आ जाओ फटाफट से। कमेंट मैं ऑफ नहीं करूंगी। कमेंट जब मुझे लगेगा कुछ ज्यादा ही शैतानी हो रही है तब बंद करूंगी, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडी, शुरू किया जाए। आ जाओ। देखो, अब आती है सबसे पहली बात कि भैया नॉन वर्बल रीजनिंग वाले पार्ट में चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पर एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूं, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% आते हैं, बाकी इससे ज्यादा ही होंगे। चील की निगाहें हैं, अभी रुक जाओ। अंकल जी वाले गोलगप्पे, वो तो बेचारा खाएगा ही नहीं। अंकल जी वाले गोलगप्पे तो बेचारा खा के, वो नहीं, कौन सी मूवी थी, खून की उल्टियां कर देगा बेचारा। आ जाओ, चलो अब मैं स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान रखना सामने। चलिए जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? तो इसमें आता है एम्बेडेड इमेज। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करना। एम्बेडेड इमेज का मतलब होता है छिपी हुई आकृति। ये चील की निगाहें चाहिए इसके लिए। ठीक है, आकृति छिपी हुई होगी, आपको ढूंढना होगा कहाँ है। तो छिपी हुई आकृति आपको बतानी है। इसके बाद इसके अंदर आता है आपका मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। लिख दूं ना ताकि ध्यान रहे हमें, भैया ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब
जिसे कहा जाता है मिरर इमेज। फिर आती है आपकी वाटर इमेज, वाटर इमेज जिसे कहा जाता है जल प्रतिबिंब। अच्छा, इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर भी नॉन वर्बल का पार्ट है, पर वो हम पहले निपटा चुके हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर भी नॉन वर्बल का हिस्सा होता है, बट ये हम पहले ही निपटा चुके हैं। आकृति की गणना, और कौन सा आता है? पेपर फोल्डिंग कटिंग, पेपर को मोड़ना और काटना। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज को मोड़ना और काटना। कागज को मोड़ना और काटना। और इसके अंदर आपका आता है आकृति को कंप्लीट करना, यानी कि इमेज कंप्लीशन। आकृति को पूर्ण करना, अधूरी आकृति है पूरी करनी पड़ेगी। आकृति को पूर्ण करना। अब इमेज से रिलेटेड जितने भी पोर्शन हो सकते हैं वो सब पूछे जाते हैं। कौन कौन से? आ जाओ। कितने हो गए? 6 हो गए टॉपिक। आगे देखो, ये लिखा हुआ है, घबराना मत, आ जाओ। इसके बाद आपका आता है आकृति यानी इमेज एनालॉगी, ये भी इसमें ही बनेगा। हिंदी में कहेंगे इसको आकृति की समता या समानता या सादृश्यता भी कह सकते हो। आकृति की समानता, सादृश्यता। इसके बाद आती है इमेज सीरीज, एक श्रृंखला दे देगा, बोलेगा बताओ अगली आकृति कौन सी आएगी। आजकल पूछे जा रहे आकृति की श्रृंखला, इमेज सीरीज, आकृति की श्रृंखला। और इमेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। इमेज रिलेटेड क्वेश्चन, आकृति से संबंधित प्रश्न। तो जो चैप्टर बच भी गया होगा वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं और ये चील की निगाहें बस इसके लिए रखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुछ भी नहीं। इसको हम लोग क्वेश्चन के ही साथ समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्बेडेड इमेज के बारे में। अब देखते हैं कितनी चील की निगाहें हैं आपकी। आ जाओ भाई, देखो ये लिखवाना जरूर था, भरी लग रहा हो 2-4 मिनट फालतू चले गए हमारे, पर ये लिखवाऊंगी नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि वर्बल में यही होता है। छिपी हुई आकृति। आ जाओ, आपको प्रश्न में एक आकृति देगा और पूछेगा बताओ ये आकृति सेम टू सेम हूबहू चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है। ढूंढिए और बताइए इसका आंसर क्या है। किसकी तबीयत खराब है? काजल। पेपर फोल्डिंग कटिंग, शिवम मेरे साथ पढ़ो बढ़िया से, देखो समझ में नहीं आएगा तो बताना। किसके यहाँ ठेकुआ बन रहा है? अरे भाई भेज दिया करो इधर भी। जो यहाँ ये नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद, एनसीआर के आसपास है तो डेफिनेटली भेजा करो, बहुत पास रहती हूँ मैं। चलो ठेकुआ बनल बा, ये तो बहुत बढ़िया बा हो, हमरा के ठेकुआ बहुत पसंद नीक लागत बा। चलो आ जाओ जरा, देखो फटाफट से। अब चील की निगाहें रखो यहाँ पे। प्रश्न में दी गई आकृति देखो हूबहू, रोटेट, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी मुझे चाहिए यहाँ पर एक छोटी सी तिरछी लाइन और 3 सीधी रेखा। ये रेखा कहां पर दिखाई दे रही है? ऑप्शन ए में, हूबहू, सेम टू सेम, डिट्टो। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति। टाइमर दे दूं और मजा आ जाएगा। टाइमर देती हूँ, कोशिश करो 30 सेकंड के अंतर्गत पकड़ लो तो अच्छी बात है, फिर मैं टाइम घटाती रहूंगी, ध्यान रखना। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंतर्गत हूबहू दिखाई दे रही है? या तो ये सेम टू सेम मिले, अगर सेम टू सेम नहीं है तो इसको तिरछा करके देख सकते हो, रोटेट करके देखो इसको। हो सकता है 90 डिग्री घुमाया हो, 45 डिग्री घुमाया हो, 160, 180, कैसे भी घुमाया हो। पहले कोशिश करो सीधा सीधा मिल जाए, और अगर सीधा सीधा नहीं मिलेगा तो रोटेट करके चेक कर लेना। ठीक है, आ जाओ। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बी बी बी। चलो
बिल्कुल भाई, हमें चाहिए एक डिचकू डिचकू कर रखा बेचारे के साथ, बीच में लाइन है, तो ये रहा दोनों तरफ डिचकू डिचकू और बीच में लाइन। कहाँ दिख रही है? ऑप्शन बी में। तो भाई सीधी नहीं दिखी पर मोड़ कर तो दिख गई। आ जाओ, प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है? समय आपका शुरू होता है, अब पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर हूबहू दिखाई दे रही है? सेम टू सेम दिखाई दे रही है। कोशिश करो सेम मिल जाए, रोटेट बाद में करना है, पहले कोशिश करना है जैसी है वैसी पटक दो। तो मुझे चाहिए टी वाली शेप, तो ये रही टी वाली शेप। कहां पे है? ऑप्शन ए में आंसर है। अब कुछ यहाँ पर सी भी करेंगे, जरा आ जाओ जिनका सी आंसर आ रहा है। देखो अगर आप सी आंसर कर रहे हो तो ये टी कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो एरो बना दिया इसने और ये नीचे सर्किल का वेक्टर मतलब सेक्टर वाला पार्ट दे दिया। यहाँ पे ए होगा, ए फॉर आमदनी अट्ठानी, खर्चा रुपया। आगे आ जाओ। फोर्थ देखिए, पढ़िए और बताइए, इसमें थोड़ी सी ज्यादा ही चील की निगाहें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए और बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। प्रश्न में दी गई आकृति हूबहू चारों में से किसके अंतर्गत छिपकर बैठी है? ढूंढो और बताओ। काहे खिखी हो रहा है? पढ़ लो। मैं आपको पूरा समय दूंगी, 11:50 या 55 पर आपको जितनी बातें करनी है कर लेना। अभी पहले पढ़ लो। हमें क्या चाहिए? हमें एक ट्राइंगल तो चाहिए नीचे की तरफ लंबा सा, और एक ट्राइंगल चाहिए ऊपर की तरफ छोटू सा। ऐसी आकृति मुझे एक कहां दिखाई दे रही है? यहां दिखाई दे रही है। ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है। ऐसी आकृति मुझे एक यहां भी दिखाई दे रही है। ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है। ऐसी आकृति मुझे यहां भी दिखाई दे रही है। ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल। ऐसी आकृति मुझे और तो कहीं नहीं दिखनी चाहिए भाई, यहां भी दिखाई दे रही है। ना रे ना, ये ना हो सकेला, ये तो गया बेचारा, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब बचे आपके पास 3 विकल्प, आ जाओ। ए, बी या फिर सी। अब ध्यान से देखो, ए तो हो नहीं सकता, ये तो बेचारा लग रहा है मुझको बहुत टाइम बाद इसने डाइटिंग तोड़ी अपनी और बहुत खा पी के मोटा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। सी फॉर क्यूटी, इधर आ जाओ। अच्छा, बी और सी में से कौन सा होगा ये चेक करने वाली बात है। ये आपके पास एक लाइन दे रखी है, ठीक है, ये लाइन मुझे यहां भी दिख रही है और यहां भी दिख रही है। इस लाइन को जो काटा है वो बीच में से काटा है, हाँ जी बराबर तो है। इस लाइन को बीच में से काटा है, हाँ जी बराबर तो है। सी आंसर हो जाएगा। यहां पे लाइन को ऊपर से काटा है, ये नहीं होगा। सी फॉर चंपा चमेली कली बेली। ऑप्शन 5 आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंतर्गत आपको दिखाई दे रही? बी नहीं होगा, सी ही होगा। आ जाओ। तो जी बना या नहीं बना? यहाँ पे 1 मिनट से ज्यादा हो गया, चलो बनाते हैं, आ जाओ फटाफट से। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर हूबहू दिखाई दे रही है? हमें चाहिए ये क्रॉस, हम क्रॉस कहां पे है? ऑप्शन ए में है भाई, ये मिल गई मुझको। सेम टू सेम आकृति, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है जब पहले में ही मिल चुकी है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। आपको चाहिए ट्रेपीजियम, तो ये ट्रेपीजियम वाली आकृति कहाँ है? या तो सेम टू सेम जैसी है वैसी पकड़ो,
अगर वैसी ना मिले तो इसको रोटेट करना, या तो जैसी है वैसी पकड़ो, वैसी ना मिले तो रोटेट कर देना। करो जरा फटाफट से। आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसमें है। तो भैया हमें ये ट्रेपीजियम वाली शेप चाहिए, हालांकि ये यहां पर भी दिख रही है, हालांकि थोड़ी सी बड़ी कर दोगे तो यहां पर भी है, ये शेप यहां पर भी है, यहां तो है नहीं। अब ऐसी शेप मुझे इसी पोजीशन में मिल जाए तो पहले मैं उसको उत्तर बनाऊंगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होता, रे सुन तो लो, ये बाबू मुशाए तोरा लोग इनकी सुनात नहीं के हो, पहले देख तो लो जो मैं बोलना चाह रही हूँ, सुन तो लो भाई। देखो ये वाली आकृति अगर मुझे सी के अंदर ऐसी नहीं मिलती, एज इट इज खड़ी की खड़ी, तो मैं यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए कर देती। लेकिन मुझे ऐसी आकृति थोड़ी भले ही छोटी है बट थोड़ी मिलती जुलती खड़ी मिल गई ना, पहले कोशिश करनी है जैसी है वैसी मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो इसको थोड़ा सा तिरछा करके देख लो, 45 डिग्री 90 डिग्री जितना भी करना चाहो। तो इसलिए सी इसका आंसर ज्यादा सटीक बैठेगा। समझ रहे हो? आ जाओ आगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, आराम से बनाते चले जाओ, आज तो बहुत क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति के अंतर्गत हूबहू दिखाई दे रही है। बनाइए, सी फॉर चंपा चमेली। आपको बताना है तो क्या चाहिए मुझे, इस लाइन के कोने में से एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, थोड़ी सी डायगोनल तिरछी, एक ट्राइंगल ऊपर और एक नीचे। तिरछी लाइन तो आ रही है पर ऊपर नीचे ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तिरछी लाइन तो आ रही है पर ऊपर नीचे ट्राइंगल नहीं बन रहा है। केवल ऐसा ऑप्शन डी में है, तिरछी लाइन आ रही है ऊपर नीचे ट्राइंगल है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। पकड़ो और बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर गलत कर देते। आपको बताना है प्रश्न से मिलती जुलती आकृति चारों में से कौन सी है। प्रश्न से मिलती जुलती आकृति चारों में से कौन सी है। प्रश्न से मिलती जुलती आकृति आपको बतानी है चारों में से कौन सी। तो एक ऑप्शन ये दे रखा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, ये मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ऑप्शन ए है। यहां से स्टार्ट होता है पिंकी पोंकी वाला आपका ऑप्शन बी, ये क्या है, ऑप्शन बी है। यहां से नीले रंग का स्टार्ट होता है आपका ऑप्शन सी, ये क्या है, ऑप्शन सी है। क्योंकि लाइनें कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं अभी तो बना रही हूं, आगे नहीं, आगे आपको खुद ढूंढना है। और ये जो हरे रंग का दिख रहा है ये आपका ऑप्शन डी है। आपको बताना है प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किस आकृति से मिलती जुलती नजर आ रही है। बनाया जाए, आ जाओ। अब यहां पे देखोगे तो पहले मुझे एक बॉक्स चाहिए जो खाली हो, रेक्टेंगल खाली होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल खाली है, यहाँ पे भी खाली है। यहां पर रेक्टेंगल को क्रॉस वाला साइन कर दिया, नहीं होगा, रेक्टेंगल को क्रॉस साइन कर दिया, नहीं होगा, बचा केवल ऑप्शन ए और बी। आगे चेक करते हैं। फिर मैंने आगे यहां पर देखा तो ये जो लाइन है ये इस कोने से इस कोने पर जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैंने देखा केवल एक ही रेक्टेंगल चाहिए, यहां तो सिंपल वाई बना रखा है, यहां पे इसने दो रेक्टेंगल बनाए, इसको भी काट दिया, ये नहीं हो सकता। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ऑप्शन ए को आंसर करार देती है। बी वाले पलट गए, डी वाले भी पलट गए, ए सी वाले भी पलट गए। यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसने कहा मिलती जुलती आकृति, यानी ऐसी आकृति देखनी है आपको। अगर आप ऑप्शन बी कर रहे हो तो ये बी कैसे होगा आपका आंसर। थोड़ा सा इसने टिल्ट यानी कि रोटेट कर दिया है। हमें इससे मिलती जुलती आकृति चाहिए, ये किसमें छुपी है वो नहीं, मिलती जुलती, तभी मैंने पहले लिख दिया था। मिलती जुलती ए होगी, बी मिलती जुलती नहीं है, क्योंकि बी के अंदर यहां पर भी एक डिब्बा दे रखा है, यहां पर भी एक डिब्बा दे रखा है, काटा है, जबकि डिब्बा तो एक ही होना चाहिए था, इसलिए नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। एम्बेडेड इमेज पढ़िए और बताइए चारों में से कौन से विकल्प में प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई होगी। करो और बताओ।
हाँ, एक चीज और, अगर वो इस वाले क्वेश्चन में, मैं बता दूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मिलती जुलती पूछी गई थी प्रश्न में। अगर इसके अंदर ये ना देता कि भाई मिलती जुलती बताओ, सपोज वो नहीं बोलता मिलती जुलती, केवल ये बोलता कि बताओ प्रश्न में दी गई आकृति किसके अंदर छिपी हुई है, एम्बेडेड इमेज है। देख लेना ये भी, ताकि सारे डाउट खत्म हो जाए आज के आज, यहीं पे यहीं। ठीक है, अगर वो कहता एम्बेडेड इमेज बताओ इन चारों में से किसके अंदर प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है, तो हम देखते हैं कि ये y जो है ये यहाँ थोड़ी दूर से कटा हुआ है, तो y थोड़ी दूर से केवल यही कटा है, तो हमें मजबूरी में आंसर बी करना पड़ता, फिर ए नहीं होता। फिर हम छिपी हुई आकृति देखते, तो मुझे केवल ये y चाहिए था, तिरछी लाइन चाहिए थी, एक बॉक्स चाहिए था। मेरे पास एक बॉक्स है, y है, तिरछी लाइन है, इसके अलावा चाहे वो कुछ भी बना दे, फिर तो मुझे बस छिपी आकृति पकड़नी है ना। तो अगर वो कहता छिपी हुई आकृति तो आंसर बी आता, समझना। और अगर वो कहता मिलती जुलती, तभी मैंने लिखा था मिलती जुलती, तो मिलती जुलती में ए आएगा, क्योंकि बी में 2 डिब्बे दे रखे हैं। छिपी आकृति में केवल उतना ढूंढना है जितना दे रखा है, फालतू कुछ भी हो। मिलती जुलती में 100% वही ढूंढना है जो हमें दे रखा है। दोनों में बस ये अंतर होता है, बाकी नहीं। प्रश्न में दी गई आकृति चारों में से किसके अंदर आपको हूबहू दिखाई दे रही है, बनाइए और बताइए। समय स्टार्ट हो चुका है, दोनों तरफ एरो है, एक तरफ थोड़ा ट्राइंगल वाला है और एक तरफ छुट्टू सा है। फाइनल आंसर क्या होगा मैंने बताया ना, अगर वो क्वेश्चन में बोले रिलेटेड इमेज मिलती जुलती तो आंसर ए होगा। अगर वो बोले छिपी आकृति पहचानो यानी एम्बेडेड इमेज तो आंसर बी होगा। क्या पूछ रहा है उस पर निर्भर करता है। अगर बोलेगा रिलेटेड इमेज मिलती जुलती इमेज तो आप करोगे आंसर ए, और अगर बोलेगा छिपी आकृति एम्बेडेड इमेज तो आप आंसर करोगे बी। ये दोनों चीज मैंने बताई क्योंकि आई है और इस पे फिर बहुत सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था। आपको इसमें अब छिपी आकृति बतानी है, मिलती जुलती नहीं, छिपी आपको बताना है। सब में अब जितने भी आएंगे छिपी ही बताओ। पहले प्रश्न में कौन से विकल्प में आपको ये आकृति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ये 2 एरो है और यहाँ पे एरो है, तो प्रश्न में दी गई आकृति ऑप्शन डी में दिखाई दे रही है, तो डी आंसर हो जाएगा। चलो अब आ गए तो कर ही लेते हैं, एक तो कर ही लेते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर वैसे मैं करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन चलो थोड़े बहुत देख लेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर के। ये वाला बनाइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, करो जरा एक बार जल्दी से। ये आया था यूपी कांस्टेबल में, एक और करवा देती हूँ। काउंटिंग ऑफ फिगर में जो थोड़े से अलग दिखेंगे ना वो हम कर लेंगे, एक ये भी कर लेना, बाकी तो आप कर चुके हो। काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको पहले ही करवा चुके हैं तो वो अभी नहीं करेंगे, अभी पहले हम और नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन करेंगे। अब आ जाओ, फिलहाल आ गया है क्वेश्चन तो 1-2 निपटाई लेते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ी तो है हमने भी। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, तो पहले देखो कितनी हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, लेटी लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लेटी हुई लाइनें हैं, 7। फिर देखो कितनी वर्टिकल यानी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तिरछी तो कोई रेखा ही नहीं है, कितनी हो जाएंगी, तो दी गई आकृति में कुल रेखाओं की संख्या 13 हो जाएगी। इतनी ही है, देख लेना, टोटल रेखाएं 13 आंसर आ जाएगा। आकृति में कितने त्रिभुज है, यूपी कांस्टेबल, एसएससी और आपका इस रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन के अंतर्गत सेम क्वेश्चन पूछा गया था काउंटिंग ऑफ फिगर से। प्रश्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बनाना जरा एक बार बताओ। प्रश्न में दी गई आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी दिखाई दे रही है। त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, तो पहले बेसिक फिगर गिन लेते हैं। तो ये बेसिक फिगर है 1 और 2, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा त्रिभुज है। इन दोनों को आपस में चिपका दोगे तो 3 त्रिभुज यहां बन जाएंगे। 1 और 2 इन दोनों को आपस में चिपका दो, 3 त्रिभुज यहां पर बन गए। 1 और 2 इन दोनों को आपस में चिपका दो, 3 त्रिभुज यहां पर बन गए। इसी तरीके से सबसे बड़े वाला ये 1 जो बाईं ओर है, 1 दाईं ओर है,
इन दोनों को चिपका दो तो 3 त्रिभुज यहाँ पर बन गए। कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12। तो लाल रंग के मुझको 12 त्रिभुज तो यही मिल गए। अब मैंने अभी तक क्या करा? अभी तक मैंने अलग अलग बेसिक फिगर बनाई है। अब मुझे आपस में जोड़ना है। तो जब मैं आपस में चिपकाऊंगी तो एक बड़े वाला ट्रायंगल नीचे बनेगा दाईं ओर और एक बाईं ओर। हरे रंग का त्रिभुज 2 बना, दायां और बायां। और जब मैं आकृति को चिपका रही हूं तो एक दाईं ओर से लंबा ट्रायंगल और एक बाईं ओर से, तो 2 मुझको पिंकी पोंकी भी त्रिभुज मिले। कुल मिलाकर इस आकृति में 16 त्रिभुज होंगे। अब तो खैर स्टूडेंट्स को रट गया है, पर ध्यान रखना कैसे काउंट करते। आगे आ जाओ। दी गई आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? करिए जरा फटाफट से बताओ। आकृति में कुल त्रिभुज यानी ट्राइंगल कितने हैं? पहले बेसिक फिगर, फिर आपस में चिपका दो, गड़बड़ नहीं होगी। 13 त्रिभुज होंगे, ट्राइंगल होंगे 14 होंगे, 12 होंगे या 15 होंगे। स्टार्ट करें, आ जाओ। सबसे पहले बेसिक फिगर लो, तो इस वाले पॉइंट से बेसिक फिगर मैंने ये ली। कितने हिस्से में बांटा इसको? 1 2 3। कैसे गिनते हैं? 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। 6 त्रिभुज यहां हो गए लाल रंग के। इस वाले पॉइंट से देखो एक बेसिक फिगर ये है, इसको कितने हिस्से में बांटा है? 3 हिस्से में। कैसे गिनेंगे? 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हो गए। तो कितने हो गए भाई? अभी तक 6 हो गए लाल कलर के त्रिभुज, 6 हो गए हरे रंग के त्रिभुज, 6 और 6 12। अब जब आप इन दोनों त्रिभुज को आपस में चिपका दोगे, हरे को लाल से, तो एक बड़े वाला ट्राइंगल पिंकी पोंकी नीचे बनेगा, दूसरा बड़े वाला ट्राइंगल बीच में और तीसरा बड़े वाला ट्राइंगल ऊपर। तो 3 ये बड़े बड़े त्रिभुज दोनों को चिपकाकर बनेंगे। कुल मिलाकर आकृति में 15 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन डी 15 विल बी राइट आंसर। पहले बेसिक और फिर आपस में चिपका देना है, ठीक है। आगे जाओ। अच्छा, ऐसी आकृति कई बार आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रोका ताकि थोड़ा सा समझा भी दूंगी और आप एक बार देख भी लेंगे। पढ़िए और बताइए, दी गई आकृति में चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? कितनी रेखा पूछ रहा है ये तो, चलो कोई नहीं, स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, फिर मैं त्रिभुज भी बता दूंगी। स्ट्रेट लाइन में तो खैर कुछ है ही नहीं, चलो बनाओ, मैं इसमें त्रिभुज भी गिनवाऊंगी, ठीक है। आ जाओ, फिलहाल स्ट्रेट लाइन यानी रेखा गिन लेते हैं। सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई रेखाएं कितनी हैं? 1 2 3 4, 4 है लेटी हुई रेखाएं। फिर देखते हैं वर्टिकल खड़ी रेखाएं कितनी हैं, तो खड़ी तो कोई भी रेखा नहीं है। फिर देखते हैं डायगोनल यानी तिरछी रेखाएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4, 4 इस तरीके से आ गई, 1 2 3 4, 4 इस तरीके से। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 3 12। आकृति में सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन 12 लाइन पूछ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल गिनना आपको बताती हूँ। अगर वो ये बोलता कि बताओ दी गई आकृति में त्रिभुज कितने होंगे, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। अगर वो बोल देता कि भैया त्रिभुज बताओ कितने होंगे, स्ट्रेट लाइन ना देकर, सरल रेखा ना देकर, अगर आपसे वो ट्राइंगल काउंट करवाता, क्या करवाता? त्रिभुज। प्रश्न में दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। कैसे गिनते हैं? सबसे पहले देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 लाइनें लिख दो, 1 2 3 4, 4 लाइनें, तो 4 नंबर लिख दिए मैंने। 1 के आगे 1 लिख देना। अब समझो, 1 में इस 2 को जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 3 में इस 3 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 में इस 4 को जोड़ोगे 10 आ जाएगा। पहले तो ये सारी संख्या जोड़ लो, तो 10 और 6 16, 19 और 1 20, कितना आ गया? जोड़कर 20। आगे 1 को छोड़कर 1 को जोड़ना है,
यानी अब 10 को छोड़कर 6 को जोड़ लो, 3 को छोड़कर 1 को जोड़ लो, कुल मिलाकर आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी? 27 आ जाएगी। 20, 6, 26 और 1 27। ये मैंने केवल इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा मिस था, अलग था, समझ में आना जरूरी था। सिंपल फंडा है। क्या है इसका फंडा? जब भी आपको त्रिभुज काउंट करने के लिए भाई साहब बोलेंगे, जब भी आपसे त्रिभुज गिनने के लिए कहा जाएगा, क्या? त्रिभुज, ट्राइंगल, ऐसी आकृति देखकर आपसे बोलेगा बताओ इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है। सबसे पहले लाइनें देख लेना, 1 2 3 4, उन्हीं लाइनों के नंबर लिख दो, 1 2 3 4। 1 के आगे 1 लिख देना, फिर इस 1 में 2 को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 3। 3 में 3 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 को जोड़ोगे 10 आ जाएगा। पहले सारी संख्या जोड़ देना, सारी जितनी ली है, 16, 3 19 और 1 20। फिर 1 को छोड़कर 1 लेनी है, 10 को छोड़कर 6 को गिन लो और 3 को छोड़कर 1 को गिन लो, सारे काउंट हो जाते। अब तो समझ में आ गया होगा, 2 बार मैंने खुद ही बता दिया। काउंटिंग ऑफ फिगर में यही है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। काउंटिंग ऑफ फिगर तो खैर मैं आपको समझा ही चुकी थी। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज और दर्पण प्रतिबिंब। है तो दोनों सेम ही, बट थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। यहां देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है मिरर इमेज और एक होती है वाटर इमेज। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मिरर इमेज, ठीक है, एक होता है आपका मिरर इमेज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अरे भाई क्या हो रहा है? और एक होता है वाटर इमेज, जिसको हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्लियर है? बस ये दो चीजें। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है। बेसिकली जो दर्पण देता है ना, वो दाईं ओर देता है। आपको उसने एक आकृति बनाकर दे दी, एक एरो नीचे है और एक एरो इसने बना दिया राइट साइड, ऐसे कुछ दे दिया। दर्पण राइट साइड होता है, अगर ना दिया जाए तो ध्यान रखना दर्पण हमेशा दाईं ओर देता है। हालांकि वो स्थिति दे देगा कि दर्पण दाएं है, बाएं है, ऊपर है या नीचे। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब होगी दाईं ओर भी आ जाएगी। यानी ये वाला एरो मिरर की तरफ देख रहा है तो ये भी मिरर की तरफ देखेगा, नीचे वाला एरो है तो नीचे ही रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो हिस्सा दाईं ओर होता है वो तो बदल कर हो जाता है बाईं ओर, और जो हिस्सा दायां मतलब राइट है और बायां मतलब लेफ्ट है, और जो हिस्सा बाईं ओर होता है वो बदलकर हो जाता है दाईं ओर। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं, और जो नीचे दे रखा है वो नीचे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये सुई नीचे थी, नीचे की नीचे रहेगी, ऊपर की ऊपर रहेगी, बस दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां। फिलहाल तो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो ये ट्रिक याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे करवा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस हो। अब आते हैं जल प्रतिबिंब में। सेम ले लो, एक आकृति नीचे दे रखी थी लाइन, ये ऊपर। जल प्रतिबिंब में नीचे की तरफ आपसे आकृति पूछी जाती है, यानी दर्पण नीचे दिया जाएगा या नीचे की तरफ पूछता है कि कौन सी आकृति आएगी। अब कैसे बनाया जाता है इसको, अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगी तो ध्यान रखना जो आकृति मिरर के ऊपर जितना करीब है नीचे भी आएगी। मिरर के ऊपर ये वाला एरो दर्पण की तरफ देख रहा है तो दर्पण की तरफ देखेगा, ये वाला एरो दाईं ओर है तो दाईं ओर बन जाएगा। क्या समझे? बहुत समझे। यहां पे क्या होता है, तो इसके अंदर उल्टा हो जाता है, जो चीज दाईं ओर है वो दाईं ओर ही रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा।
जो चीज दाईं ओर है, राइट साइड है, वो दाईं ओर ही रहती है। जो चीज बाईं ओर है यानी लेफ्ट साइड है, वो बाईं ओर ही रहती है। चेंज कहां होगा? जो चीज ऊपर दिख रही है वो चली जाएगी नीचे, और जो चीज नीचे दिख रही है वो चली जाएगी ऊपर। अब जो ट्रिक को पसंद करते हैं उनके में तो मौज की लहर दौड़ पड़ी होगी, बट सारा खेला उस दर्पण का है। अगर दर्पण दाईं ओर रखा है, बाईं ओर रखा है, नीचे या ऊपर, केवल इतना सा पॉइंट होता है, जो आकृति दर्पण के दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर होगी, जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब है नीचे होगी। बस समझ में आ गया? अब रटने वाले रट लेंगे, पर ध्यान रखना क्वेश्चन पे। अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूं, आओ इधर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 दे रखा है। अब दर्पण देखना, दर्पण किधर है? दर्पण नीचे है, ऊपर है, दाएं है, बाएं है, जैसे भी है समझिए और बताइए। तो नॉर्मली दर्पण दे दिया आपको नीचे, ए और बी। आपसे कह रहा है कि बताइए चारों में से कौन सी आकृति यहां पर होगी। प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? करो अब, बनाओ बनाओ बनाओ। हमें जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब दिखाई दे रही है, नीचे भी उतना ही करीब दिखाई देगी। सबसे पहले ये सीधी लाइन है लेटी हुई, यहां पर भी सीधी लाइन आएगी लेटी हुई। ये ऊपर की तरफ नोक जा रही है, ऊपर की तरफ नोक जाएगी। एरो बन रहा है दर्पण से विपरीत दिशा में, यहां पे भी दर्पण से विपरीत दिशा में बनेगा। प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन डी होगा। डी आंसर। बताओ कोई दिक्कत थी इसके अंदर? कितना जिगू प्यारा सा तो क्वेश्चन था। ध्यान बस रहे, दर्पण किधर है? जहां है दर्पण उधर ही पकड़ना है आपको। बनाओ और बताओ। इस बार दर्पण ऊपर दे दिया उसने, चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बनाइए और बताइए। बस दर्पण को पकड़ लेना। ट्रिक याद रखोगे तो भूल जाओगे भाई। मैंने ट्रिक फिर भी लिखवा दी, थोड़ा अच्छा महसूस होता है कुछ बच्चों को तो महसूस करवाने के लिए, बट सारा खेला आंखों का है। किसका है? आंखों का। जो आकृति दर्पण के नीचे जितना करीब है, ऊपर भी उतना ही करीब होगी। पहले ये सपाट लंबी लाइन आ जाएगी लेटी हुई, फिर ये ऊपर की तरफ नोक जा रही है त्रिभुज की। त्रिभुज ऊपर से ऐसे कटा हुआ है। ये दोनों एरो दर्पण के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर भी विपरीत दिशा में आएंगे। ऐसी आकृति यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, केवल ऑप्शन सी में है, तो सी इसका आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे आ जाओ, पढ़िए और बताइए प्रश्न में दी गई आकृति का। अब ये दर्पण कह लो या वाटर कह लो, सारा खेला होता है आपको किधर की तरफ लगा के दे रहा है। अगर ये नीचे लगा देगा तो वही आपका जल प्रतिबिंब बन जाएगी, दाएं या बाएं लगाएगा तो दर्पण बन जाएगी। तो उसमें परेशान मत होना, जरा ध्यान से देखो, देखा तो जाए पकड़ पा रहे हो या नहीं। अच्छा, आज मैं बहुत अमीर अमीर महसूस कर रही हूं। आज मैंने कपड़े धुले। देखो बाकी सारे सुख एक तरफ है ना, बाकी सब आपको खाने में आलू के पराठे मिल गए, ये सब एक तरफ। लेकिन अगर कपड़े धोते हुए आपको पैसे मिल जाएं, उसका सुख एक तरफ। अब हुआ क्या, ये पैसे बेचारे जब धुल गए तब मिले मुझे। पहले तो मैं डर गई कहीं ये हटवट ना जाए, भाई बड़ी मेहनत की कमाई है। फिर इसको बेचारे को मैंने सुखाया, प्यार से रखा, तो अब जाके ठीक ठाक हो। नहीं तो अगर आप अपने कपड़े खुद धोते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने कपड़े अपनी बहन से, मम्मी से या फिर अपनी पत्नी से धुलवाते हैं तो जरूर जेब में कुछ नोट छोड़ दें। खुश हो जाएंगी वो, भाग भाग के आपके कपड़े धोने की कोशिश करेंगी, कहेंगे अरे कहाँ जा रहा है, छोड़ो पहले कपड़े धोने हैं मुझे, आओ इधर। अब देखो दर्पण, जो आकृति दर्पण के नीचे जितना करीब है, दर्पण के ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। बनाया जाए, आ जाओ। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ध्यान से, ये पॉइंट एक ही तरफ है, तो यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा वो एक ही तरफ ही होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। पॉइंट के बाद एक बॉक्स बना रखा है तिरछी लाइन निकाल के, तो हमने भी बना दिया। अब इस तिरछी लाइन के एक तो दाईं और ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है और एक दर्पण के विपरीत दिखाई दे रहा है।
तो आपको प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चारों में से कौन सा दिखाई देगा? ऑप्शन बी इसका आंसर है। गड़बड़ मत कर देना, इसे मैं बहुत अच्छे से और ध्यान से समझा रही हूं आपको, ठीक है। दर्पण, तो ये है दर्पण। दर्पण के नीचे एक ही तरफ झुका हुआ बिंदु, दर्पण के नीचे एक ही तरफ झुका हुआ बिंदु, इसी से आंसर आ जाता। पता नहीं कहां तक पहुंच गए आप, आ गया। बनाओ जरा क्वेश्चन नंबर 32, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही होगा? ए, बी, सी। प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए और बताइए क्या हो सकता है। बनाओ जल्दी से। 32, अब तो ध्यान आ जाना चाहिए भाई, अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको, थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। कल क्या है, कल मैं देखो क्या करूंगी ना, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है नॉन वर्बल की, वो सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, जितने क्वेश्चन बन पाए बना, ठीक है। हाँ जी, चलो बनाओ जरा फटाफट से बताओ। तो जो आकृति दर्पण के नीचे जितना करीब है, दर्पण के ऊपर भी उतना करीब होगी। तो यहाँ पे देखोगे बी की तरफ ये बी वाली शेप झुकी हुई है, तो यहाँ पर बी की तरफ बी वाली शेप झुकी हुई होगी। तो बी दिखाई देगा ना, दाया दाया ही होता है। यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर भी बी है, ये बी उल्टा बन गया, सही नहीं होगा। बाकी तो थोड़ा थोड़ा चलो ठीक है, बी तो सही है। अब बी के ऊपर की तरफ यानी मिरर से विपरीत यहां पर एक टोपी बना रखी है, तो बी के ऊपर की तरफ यहां एक टोपी बना देना। यहां पर बी के ऊपर की तरफ टोपी सही नहीं है, बाकी तो यहां पे पता नहीं क्या ही कर रहा है, बचा केवल ऑप्शन बी, खत्म कहानी प्रेम की नानी। टोपी के ऊपर की तरफ सी वाली शेप है जो कट कर रही है, टोपी के ऊपर की तरफ सी वाली शेप है जो कट कर रही है, केवल ऐसा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो बी इसका 100% सही आंसर हो। तो बना दोगी? अरे कैसी भी खतरनाक आकृति आ जाए, मजाल है आप गड़बड़ कर दो। अभी मैं केवल बेसिक दर्पण समझा रही हूं, इसलिए केवल उसी पर फोकस करना है आपको। दर्पण दे दिया उसने नीचे की तरफ और आपसे पूछ रहा है बताइए प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान रखना, बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे, हमेशा ध्यान रहेगा और क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। बनाइए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, तो बात हो रही है दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण ध्यान रखना, अगर वो ऊपर नीचे दाएं बाएं या किसी भी प्रकार से देता है, बस एक ही ट्रिक है, बाकी कोई ट्रिक ध्यान ही नहीं रखनी। जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब होगी, दर्पण के नीचे भी उतना ही करीब दिखाई देगी। तो ये देखो बी की तरफ से ये लाइन जा रही है ना, बी के तरफ से, तो यहां पर भी बी की तरफ से ही लेकर जाना, गड़बड़ मत करना। इसके बाद आपने देखा ये जो एरो है, सीधी लाइन ऊपर खींची, सीधी लाइन ऊपर खींच दो। ये जो एरो है ये बी की तरफ झुका हुआ है, तो यहां पे भी एरो बी की तरफ झुका देना। कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं अगर आप ऐसे चलोगे। जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना करीब होगी, यानी इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कुछ कुछ ऑप्शन डी की तरह दिखाई देगा। तो डी आंसर है पक्का, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी। बाकी आगे आओ, जितने क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस उतनी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम केवल पहले बेसिकली ही समझ रहे हैं, बेसिक दर्पण को ही समझ रहे हैं, पहले इसमें पक्के हो जाओ। आपको प्रश्न में एक आकृति दे रखी है और आपसे बस ये पूछ रहा है कि बताइए प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। दर्पण नीचे है, ध्यान रखिए, जो आकृति ऊपर जितना करीब है दर्पण के नीचे भी उतना ही करीब दिखाई देगी। बनाना जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या बन रहा है सभी को करना है फटाफट से। बताइए जरा चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर सही होगा। तो यहां पे आपने देखा ये बी की तरफ एक लाइन बाहर निकली हुई है, तो बी की तरफ ही एक लाइन बाहर निकाल देना।
फिर इसको काटती हुई ए की तरफ लाइन बढ़ी है, इसको काटती हुई ए की तरफ लाइन बढ़ा देना। फिर इसको काटती हुई ऊपर की तरफ लाइन गई है दर्पण से विपरीत, तो यहां पर भी काटती हुई ऊपर की तरफ लाइन बना देना दर्पण के विपरीत। फिर बी की तरफ लाइन गई है झुककर कटके, तो यहां पर भी बी की तरफ ही लाइन जाएगी झुककर कटके। एक एक स्टेप मेंशन वही, जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब नीचे भी उतना करीब। इसके बाद आपको ये ट्राइंगल देखना है, तो ध्यान से देखना। दर्पण के सपाट ये एक लाइन बना रखी है, तो हमारी भी दर्पण की सपाट एक लाइन आ जाएगी। ट्राइंगल को ऊपर से मिलाकर बनाया है, हम भी इसको इसी तरीके से नीचे से मिलाकर बना देंगे। जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब नीचे भी उतना करीब, यानी प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कुछ कुछ ऐसा बनेगा। और ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर है? केवल बी के अंदर है। बी अगेन आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले को बनाओ फटाफट से। अभी केवल और केवल बात हो रही है किसके बारे में? अभी केवल और केवल बात हो रही है सिंपल यानी साधारण दर्पण के बारे में। बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस ध्यान रहे जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब नीचे भी उतना ही करीब दिखाई दे। इस वाले क्वेश्चन को तो आप बताएंगे जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, है ना। जिन्होंने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने परिवर्तन लिया उनको तो जरूरत नहीं है, बट जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए लाठी चार्ज बैच। लाठी चार्ज बैच की फीस है 149। 23 जून रात 12 बजे से पहले आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। शुरू के 20,000 बच्चों के लिए ये बैच मात्र 149 का रहने वाला है। 24 जून से इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। बैच को लेने के लिए आप या तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में भी जाकर आप बैच को परचेज कर सकते हैं। और इसका आंसर अब आप सभी को देना है कि ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा। बिल्कुल बच्चा, क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पे जो होती हैं वो 11 बजे होती हैं डेली, और जो YouTube की क्लासेस होती हैं वो आपकी सुबह होती है 9 बजे और रात को होती है 8 बजे। तो ये डेली रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है। चलो, आप तो खैर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हो, बट कुछ बच्चों को यहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बना लोगे। अब जो आकृति दर्पण के ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना करीब आएगी, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगी। ऊपर यहाँ पे पॉइंट निकला हुआ है, इसको काट के एक सर्किल बना देना। यहाँ से इस तरीके से आकृति बनेगी, ऊपर ट्राइंगल, ये बॉक्स। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है? तो ऐसी आकृति केवल और केवल ऑप्शन डी में है। बना तो लिया होगा, ठीक है। चलो, तो इस क्लास की पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, चिंता मत करना, ठीक है। और बाकी जितने हो सके क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आज हमने 3 चैप्टर समझ लिए, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको पहले बता चुकी थी। हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज और एम्बेडेड इमेज, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और छिपी हुई आकृति वाले चैप्टर को कवर कर लिया है। क्लास की पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज दूंगी और एप्लीकेशन पे भी। तो आज तारीख कितनी हो गई है? आज हो गई है 14 तारीख। अरे यार 14 तारीख है आज, तो नीचे हमारी सोसाइटी में भंडारा भी है भाई। चलो, निपटना गया हो, मैं भी जाके देखूं। मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को। जय हिंद, जय भारत।